स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है ठोस अवस्था के पार्ट नंबर 2 में। और पार्ट नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण एक बार फिर से। कल हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पिछले वीडियो में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अलग तरीके से इसका फिर से एक बार वर्गीकरण। वो जनरली उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ठोसों का वर्गीकरण। जब ठोसों का वर्गीकरण पढ़े थे तो कितने प्रकार का था? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और आज हम लोग ठोस का तो पढ़ेंगे, लेकिन ठोस में किस वाले क्रिस्टलीय का? तो अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय वाले का हम लोग पढ़ेंगे। अक्रिस्टलीय का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का के 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकार को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 1 2 3 4। और वो चारों कौन से हैं अभी हम आपको बताते हैं। उन चारों का नाम है आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। 4 प्रकार के यहाँ पे ठोस आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? तो एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो याद रखिएगा आज का जो वीडियो है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आते हैं आज के टॉपिक पर। आयनिक ठोस को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आयनिक ठोस की अगर हम लोग बात करें तो कण, इसके आयनिक ठोस के जो कण होते हैं वो या तो धनायन होंगे या तो ऋणायन होंगे। आयनिक ठोस के जो भी कण होते हैं वो या तो धनायन होंगे या तो ऋणायन होंगे। और वहीं अगर हम लोग सहसंयोजी ठोस की बात करें तो सहसंयोजी ठोस के जो कण होते हैं 2 परमाणुओं के बीच बनता है। इसके कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं। तो जिसके कण परमाणु होते हैं, परमाणु लोग किसको कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं तत्वों को ही परमाणु कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, सिर्फ अगर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। सिर्फ आपको सोडियम लिखा हुआ मिल जाए, सोडियम परमाणु है। ठीक है, अगर H2 लिखा हुआ मिल जाए तब क्या है? हाइड्रोजन गैस है, अणु हो जाएगा। ये अणु हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन सिर्फ H की बात करें तो ये सिर्फ H आपका परमाणु हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे अगर मान लीजिए बन जाए H और H के बीच में, तो ये 2 परमाणु से मिलकर के बना है। एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के वो बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो परमाणु का मतलब क्या होता है? कोई भी सिंबल, कोई भी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, कोई भी सिंबल अगर आप लोग लिख दें तो उसको आप लोग परमाणु बोलेंगे। तो सहसंयोजी ठोस में ठोस किससे मिलकर के बनता है? इसके कण कौन से होंगे? तो परमाणु होंगे। 2 परमाणुओं से मिलकर के बनाया जाता है। जबकि इसमें धनायन या ऋणायन होते हैं, इसमें परमाणु होते हैं। धात्विक ठोस में कौन होता है? धात्विक ठोस में आप देखेंगे, धात्विक ठोस वह ठोस है जिसमें धात्विक बंध पाया जाता है या जिसमें धातुएं होती हैं। धात्विक ठोस में जो इसके कण होते हैं कौन से होते हैं? धातु होते हैं। तो याद रखिएगा। आणविक ठोस में कौन से होते हैं? उसके कण अणु होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ धात्विक पढ़ते हुए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सहसंयोजी, यहाँ पे आयनिक और आणविक को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आयनिक की बात करें तो इसके कण धनायन या ऋणायन होते हैं। सहसंयोजी के परमाणु होते हैं। धात्विक के कण जो होते हैं वो धातु होते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया तीनों में। हम ऐसे टेबल बना करके पढ़ा रहे हैं, आप लोग चाहें तो अलग अलग हेडिंग डाल करके भी लिख लीजिएगा अलग से। इसको पूरा अलग लिख लीजिएगा, इसको पूरा अलग, इसको पूरा अलग लिख लीजिएगा। हम एक साथ तीनों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेबल बना करके। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों आप लोगों के लिए ठीक होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, जैसे इसमें एग्जांपल देख लें तो NaCl हो गया, NaSO4 हो गया, NaNO3 हो गया, ये सब के सब कैसे हैं? तो आयनिक ठोस होते हैं। ठीक है, आयनिक तरह के ठोस होते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्रबल ठोस होता है और कठोरता सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ठोस सबसे बढ़िया ठोस होता है, अगर चारों ठोसों में से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ठोस सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, तो आप बताएंगे आयनिक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा ठोस सबसे ज़्यादा प्रबल ठोस होता है, तो आयनिक प्रकार के जो ठोस होते हैं, आयनिक वाले ठोस हमेशा प्रबल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आयनिक ठोस सबसे प्रबल ठोस होता है। इसकी कठोरता सबसे अधिक होती है। क्लियर है? और इसकी बात करें तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंध बना करके नियमित होता है तथा सहसंयोजी ठोस कहलाता है। तो इसमें जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, 2 परमाणु से मिलकर के बनता है। और इसमें अगर देखें तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाता है और उस बंध को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और उस सहसंयोजी बंध से मिलकर के बनता है सहसंयोजी ठोस। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले इसमें तो हीरा, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कैसे ठोस हैं? सहसंयोजी ठोस हैं। याद रखिएगा सहसंयोजी ठोस कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। दोनों एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें अगर हम लोग देख लें सेकंड पॉइंट, तो धातु हमेशा आयन के रूप में होता है जिसे कर्नेल कहते हैं। तो कर्नेल अगर पूछा जाए कर्नेल किसे कहते हैं, तो कर्नेल हम लोग बोलते हैं धातु के आयन को। जैसे अगर सिर्फ सोडियम लिखा हुआ हो, अगर मान लीजिए कहीं पर सिर्फ सोडियम लिखा हुआ हो, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए सिर्फ Na लिखा हुआ हो,
तो ये परमाणु हो जाएगा। Na प्लस लिखा हुआ हो तो ये धातु आयन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कर्नेल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्नेल बोलेंगे। किसी भी धातु के ऊपर जब प्लस चार्ज लगा होता है तो उसको हम लोग जनरली कर्नेल बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, कर्नेल के रूप में होते हैं तथा अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं। क्यों घिरे होते हैं? क्योंकि आप अभी देखें कि कोई भी जो धातु होती है उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज वाले से घिरा होगा, यानी कि माइनस चार्ज वाले से घिरा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉनों से अपने चारों तरफ से घिरा होता है। क्लियर है? जैसे लोहा हो गया, आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब के सब धातुएं हैं और ये सब इलेक्ट्रॉनों से घिरी हुई होती हैं। यहाँ पे जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग जनरली कर्नेल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका धात्विक गुण के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में जल्दी तथा अध्रुवीय विलायक में जल्दी नहीं घुलते हैं। ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय है। तो ध्रुवीय विलायक में जल्दी से घुल जाते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक में आप देखेंगे तो लेट घुलता है, यानी कि जल्दी नहीं घुलता है। नेक्स्ट अगर इसी में देख लें तो भंगुरता का गुण पाया जाता है। गलनांक तथा क्वथनांक सभी ठोसों से अधिक होता है, क्योंकि अभी आप देखें कि ये बहुत ही प्रबल ठोस होता है, जैसी बात इसका गलनांक और क्वथनांक भी सबसे अधिक होगा। भंगुरता का गुण का मतलब होता है कि इसको अगर आप लोग पीटेंगे तो पीटने के बाद टूट जाता है, टूट करके बिखर जाता है। ठीक है, अगर आप लोग काटना चाहेंगे तो कटेगा नहीं, वो बिल्कुल टूट जाता है, खुरदुरा होता है। भंगुरता का मतलब जो समझिए खुरदुरा टाइप का होता है, जैसे लकड़ी वगैरह हो गई। ठीक है, तो खुरदुरा होता है। पिघली अवस्था में चालकता पाई जाती है। आयनिक ठोसों में अगर आप लोग देखें तो ठोस की अवस्था में रहेगा तो उसमें चालकता नहीं पाई जाएगी। अगर आप लोग नमक लें, नमक में अगर ठोस है तो उसमें अगर आप लोग करंट दें तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लोग नमक को पिघला करके उसमें अगर आप लोग करंट दें तो उसमें करंट जाएगा। ट्राई कर लीजिएगा कभी, लेकिन टच मत करिएगा, नहीं तो पता चला कि अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो पिघली अवस्था में उसमें चालकता पाई जाती है। इसके बचे हुए पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं होता है। सहसंयोजी ठोसों में आप देखेंगे विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होता, लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस तो है, लेकिन इसमें विद्युत का चालन होता है, यानी कि इसमें ये सुचालक होता है। ठीक है, बाकी सबके सब कुचालक होते हैं। ध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होता है। ये देखेंगे आप, तो ध्रुवीय विलायक में जल्दी घुल जाता है, लेकिन अध्रुवीय में नहीं घुलता है। क्यों? ध्रुवीय का मतलब होता है कि ऐसे विलायक जिनमें प्लस माइनस हो, जिसमें प्लस माइनस होगा तो इसके पास भी तो प्लस माइनस होता है, तो जैसी बात है जल्दी से घुल जाएगा। आयनिक ठोस उसमें जल्दी से घुल जाएगा और अध्रुवीय में नहीं घुलेगा, क्योंकि जिसके पास प्लस माइनस है ही नहीं तो उसमें घुलेगा ही नहीं जल्दी से। लेकिन ये आप देखेंगे तो ध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होता है तथा अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, क्योंकि इसके पास प्लस माइनस तो है नहीं, तो जैसी बात है ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा, लेकिन अध्रुवीय विलायक में जल्दी से घुल जाएगा। ठीक है, सहसंयोजी बंध इसमें पाया जाता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो चालकता का गुण तथा आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तो इसमें ध्यान से अगर हम लोग देखें तो आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है, इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब अगर आप लोग किसी चीज़ को पीटें तो पीटने के बाद वो फैल करके एक सीट बन जाए, एक चादर बन जाए, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। तो धात्विक ठोस में पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है किसी चीज़ को तान करके उसका तार बना देना। तो धातुओं को आप चाहें तो तान करके उसका तार भी बना सकते हैं, इसलिए इसमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। इसमें चमक भी पाई जाती है। धातु आप जानते हैं चमकती है, तो इसमें चमक वाला गुण भी पाया जाता है। अब चमक वाला गुण धात्विक ठोस में क्यों पाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो क्योंकि धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन वातावरण की ऊष्मा या ताप को ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, और जब सोख लेते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यहाँ पर चले हो जाएगा, में चले या में जाते हैं। ठीक है, में जाते हैं, ये भी ठीक है, याद रखिएगा। जो भी धात्विक ठोस होते हैं उनके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो बिल्कुल उन पे किसी का बस नहीं चलता, बिल्कुल फ्री फैंड होते हैं, जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब वातावरण यानी कि बाहर जो उसके ऊपर जब कोई उष्मा आती है, जब ताप आता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और सोखने के बाद निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तथा कुछ समय बाद चले तो गए, अब वापस कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप पेड़ पे चढ़ गए तो पेड़ पे तो रहेंगे नहीं हमेशा ज़िंदगी भर, वापस भी नीचे उतर गए। जब आपको उतरना पड़ेगा तो क्या करेंगे, उतरेंगे ही, किस तरीके से उतरेंगे। सेम उसी तरीके से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी जब बाहर से जब ताप को पाते हैं या उष्मा को पाते हैं तो बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और चढ़ जाते हैं बिल्कुल पेड़ पे। समझिए, पेड़ पे चढ़ने का मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर से कूद करके पहुँच जाते हैं ज़्यादा ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में पहुँच जाते हैं। जब पहुंच गए तो भाई वापस भी तो आना पड़ेगा, जैसे आप लोग उतर रहे थे उसी तरीके से वापस जब आएंगे तो वापस आते समय जो ऊर्जा लेकर के गए थे
जो पूरे एकदम एक्साइटेड होकर के बाहर से ऊर्जा लेकर के गए थे, वही ऊर्जा निकालते हुए आते हैं। जब वही ऊर्जा निकालते हुए आते हैं तो वही जब निकलती है, जैसे मान लीजिए इधर से गए तो ऊर्जा खूब लेकर अपने अंदर सोख लिए, जब आएंगे तो वापस आते समय यही जो ऊर्जा लिए थे इसको जब निकालेंगे तो ये जब निकलती है तो उनको चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए धातुएं चमकती हैं। तो धातुएं क्यों चमकती हैं, इसका रीजन आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वातावरण की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने के बाद निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में चले जाते हैं, और जाने के बाद जब कुछ समय बाद जब वापस आते हैं तो वापस आते समय वही ऊर्जा जो अपने अंदर सोखे थे उसी को फिर से मुक्त करते हैं, और जब मुक्त करते हैं तो यही ऊर्जा चमक के रूप में धातु ठोसों में दिखाई पड़ती है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर इसमें अगर देखें हम लोग धात्विक ठोस में, तो प्रत्यास्थता का भी गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है तनने वाला। रबड़ को आप लोग जानते हैं, रबड़ इलास्टिक जिसको बोलते हैं, तो रबड़ का भी गुण इसके अंदर पाया जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जैसे सरिया अगर आप लोग ले तो क्या कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं थोड़ा सा, है ना, मोड़ सकते हैं उसको, ऐसे इस तरीके से मोड़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता का गुण। वो टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आणविक ठोस पर। आणविक ठोस की बात करें तो इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बंध पाया जाता है। आप देखेंगे आणविक ठोस किससे मिलकर के बनता है, अणुओं से मिलकर के बनता है। क्यों मिलकर के बनता है, क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण बंध पाया जाता है, और जब अणुओं के बीच बंध पाया जाता है तो ऐसे बंध को वांडर वाल बंध कहते हैं। अणुओं के बीच पाए जाने वाले बंध को हम लोग क्या कहते हैं, वांडर वाल बंध कहते हैं। अणुओं के बीच पाए जाने वाले बंध को क्या कहा जाता है, वांडर वाल बंध कहा जाता है। याद रखिएगा, उसका नाम होता है वांडर वाल बंध। जो एक दुर्बल बंध होता है, वांडर वाल बंध कैसा होता है, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही वीक बंध होता है, और किसके बीच पाया जाता है, तो अणुओं के बीच पाया जाता है, या आणविक ठोस में पाया जाता है। इसमें चालकता नहीं होती है, गलनांक तथा क्वथनांक भी बहुत ही कम होते हैं। सबसे कमजोर ठोस की अगर बात करें तो आणविक ठोस ही होता है, सबसे कमजोर आणविक ठोस, और सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें तो आपका आयनिक ठोस होता है। क्लियर है, उसके बाद आपका धात्विक ठोस होता है, उसके बाद जाकर के आपका सहसंयोजी ठोस होता है, तब जाकर के आपका आणविक ठोस सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसे विद्युत रोधी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत रोधी कैसे, तो विद्युत रोधी का मतलब है कि जैसे बर्फ़ को आप लोग कहीं मान लीजिए इधर से कोई दो ब्लॉक हैं यहाँ पर, और बीच में आप लोग अगर बर्फ़ रख दीजिए, बीच में अगर आप लोग यहाँ पे बर्फ़ रख दीजिए और इधर से करंट दीजिए, तो क्या इस वाले में जाएगा, जबकि तीनों सटे हुए देखिए, यहाँ पर भी सटा हुआ है, यहाँ पर भी सटा हुआ है, बीच में बर्फ़ है, और यहाँ पे इसमें आप करंट दे रहे हैं, तो क्या इस वाले में जाएगा करंट, नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में बर्फ़ है, तो बर्फ़ क्या कर लेगी, करंट को यहीं तक रोक लेगी, इसमें नहीं जाने देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, इसको विद्युत रोधी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहीं पर अगर विद्युत को रोकना हो तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बर्फ़ हो गया, H2O हो गया, बर्फ़ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए पानी में तैरता है। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख लीजिए कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। यह नरम या मुलायम होते हैं, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, ये नरम होते हैं और मुलायम होते हैं। आणविक ठोस गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चालकता होती नहीं, ये भी बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आणविक ठोस भी आपका आज खत्म हो गया, ये भी वर्गीकरण खत्म हो गया। अब बाकी की जो बातें वो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में कल। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।